हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन लीड टू डिक्लाइनिंग दिल्लीज टेम्परेचर। मतलब कि कौन से फैक्टर की वजह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। फर्स्ट, स्नोफॉल इन द स्टेट्स फॉलिंग इन द वेस्टर्न हिमालयन रेंज। सेकेंड, लैक ऑफ क्लाउड्स कवर। एंड थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ ला नीना। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों फैक्टर्स जो है जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर एयर टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। सबसे पहले तो जो वेस्टर्न हिमालयन रेंज है, अगर मान लो कि वहां पे जो फॉलिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये तीन स्टेट के अंदर जब भी स्नोफॉल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके इन्फ्लुएंस से दिल्ली का जो एयर टेम्परेचर है वो भी डाउन होता है। तो अभी की बात करें तो कुछ दिन पहले ये जो स्टेट्स है वहां पे स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से अभी दिल्ली के अंदर ये कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन है। दूसरा ये है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में ये ठंड जब यहाँ पे आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू डेसिकेटिंग इफेक्ट क्लाउड्स कवर जो है वो कम हो जाता है। अगर क्लाउड्स कवर कम हो जाएगा तो वो जगह जो है वो और भी ड्राई हो जाएगी और वहां पे कोल्ड विंटर जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर जो है वो ला नीना, वो सबको पता है कि ला नीना एक ऐसी इवेंट है जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर जो है वो डाउन जाता है। सो द आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली के अंदर अभी कोल्ड वेव सिचुएशन चल रही है, इस वजह से वहां का जो टेम्परेचर है इट सेटल्स 7 डिग्री बिलो नॉर्मल लेवल। Question number 2, which of the following statement is or are correct about Indian diaspora? First, Indian diaspora with UK has its origin in colonial era. Second, the Indian diaspora in UK is one of the largest ethnic minority communities in the country. And third, it has major role in UK's GDP. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, द पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर करंटली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब कि जो इंडिया के हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इंडिया के बाहर रहते हैं, उन्हें कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो अगर हम यूके के अंदर बात करें कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन बहुत सारे इंडिया के लोग जो है वो यूके में रहते हैं, तो इट हैज इट्स ओरिजिन इन द कॉलोनियल एरा। तो ये बात सही है। कॉलोनियल एरा के अंदर काफी सारे लोगों को इंडिया में से जो ब्रिटिश की अलग अलग कॉलोनीज थी वहां पे ले जाया गया था एज अ इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे उन सबको ब्रिटिश कॉलोनीज में ले जाया गया था। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम यूके के अंदर इंडियन पॉपुलेशन की बात करें सो इट इज अराउंड 1.8 मिलियन, सॉरी 1.5 मिलियन एज पर दी 2011 सेंसस। वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.8% होता है। तो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। यूके के जीडीपी में इंडिया के जो लोग हैं उनका 6% हिस्सा है। तो ये काफी ज्यादा है, काफी सारे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जीडीपी में इनकम भी ज्यादा है और वो लोग वहां पे बहुत सारा कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करते हैं। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो अभी रिपब्लिक डे पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इनवाइट किया गया है। दूसरी बात यह है कि यूके इस वजह से न्यूज में बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्जिट डील, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो इन सब फैक्टर, और दूसरी बात यह है कि वहां के जो काउंटर पार्ट है वो रिसेंटली उन्होंने इंडिया विजिट की थी, तो इसलिए ये पूरे यूके के साथ, सॉरी, जो इंडिया के टाइज है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी फेसेस ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
both in agriculture and industrial sectors. Second, in India, land holdings patterns of farmers is not suitable for mechanization. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इंडियन इकोनॉमी फेसेस ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोथ इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है. क्यों? इसका रीजन ये कल के न्यूज़पेपर में दिया गया है. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि 5 लोग किसी फार्म के अंदर काम करते हैं और अगर उनमें से एक को निकाला जाए और 4 लोग उस फार्म के अंदर काम करते हैं, फिर भी प्रोडक्टिविटी तो वही रहेगी, प्रोडक्शन लेवल जो है वो वही रहता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आदमी जिसको निकाला गया है वो दिखाता है कि वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है. मतलब लगता तो है कि वो वहां पे काम करता है लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता. तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है इंडिया के अंदर. इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि फ्यूअर पीपल मस्ट वर्क ऑन फार्म्स फॉर फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स टू बी इम्प्रूव्ड. तो अब सवाल ये है कि अगर मान लो कि ये जिसको निकाला गया है वो कहाँ पे जाएगा, तो एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि उनको इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहिए, इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जाना चाहिए. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी दूसरी प्रॉब्लम है. इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट ग्रोइंग मच. देयर टू, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, ह्यूमंस शुड बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. अब इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस करना चाहिए. तो अब इंडस्ट्री में गए तो वहां से भी टेक्नोलॉजी के साथ आप रिप्लेस हो जाएंगे. सो अल्टीमेटली आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं है. तो एक ये प्रॉब्लम होती है. यहां से निकलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. इंडिया की अगर हम लैंड होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो एज पर द लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस, इंडिया की एवरेज फार्म साइज जो है, एवरेज फार्म साइज इन इंडिया stands at 1.08 hectares, which is far lower than the US. US में ये एवरेज साइज जो है वो अराउंड 157 हेक्टर है. तो ये 1.08 हेक्टर मतलब कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में ऑलमोस्ट 70% फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं. तो ये अब जब फार्म साइज छोटी होगी तो वहां पे मैकेनाइजेशन जो है वो सफिशिएंट सूटेबल नहीं होगा. मतलब कि अगर खेत की साइज कम है तो वहां पे आप मशीन्स और ज्यादातर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनका यूज कम कर पाएंगे. तो ये भी एक दिक्कत है जो यहाँ पे दिया गया है इस पैराग्राफ में, किस तरीके से हमारी लैंड होल्डिंग की वजह से हम मैकेनाइजेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते. और इसी के बेसिस पे जर्मनी के अंदर एक स्टडी हुई थी, तो ये एक केस भी यहाँ पे दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is or are correct? First, access to wider and deregulated market can raise the incomes of small and marginal farmers. Second, India's dairy sector has the highest per person productivity in the world. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 nor 2. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अगर मान लो कि वाइडर एंड डीरेगुलेटेड मार्केट के अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एक्सेस मिल गया तो इसकी वजह से उनकी दिक्कत और बढ़ जाएगी. बिकॉज पूरे ग्लोबल लेवल पे, यहाँ पे इसी आर्टिकल में कुछ केसेस दिए गए हैं जहाँ पे पूरे ग्लोबल लेवल पे जब भी ऐसा हुआ है कि किसी डीरेगुलेट मार्केट के अंदर नॉर्मल जो स्मॉल फार्मर्स है उनको अगर हिस्सा दिया जाए तो वहां से उनका शेयर जो है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. एंड जो लार्ज कंपनीज है, एज दे हैव हायर परचेजिंग पावर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे डोमिनेट ओवर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. और यही दिक्कत है अभी के किसानों की कि फार्म एक्ट जो है उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये एक उनका रीजन है कि इसकी वजह से ये पूरे सप्लाई चेन के अंदर
हमारे पास परचेसिंग पावर जो है वो काफी कम है, तो इसकी वजह से हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, ऐसा किसानों का कहना है। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, वो भी आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया की पर पर्सन डेयरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेयरी सेक्टर के अंदर डोमिनेट करता है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन दी कोऑपरेटिव्स। Question number 5. Which of the following statement is or are correct about countering America's adversaries through Sanctions Act? First, it was enacted in 2017, which includes sanctions against countries that engage in significant transactions with defense and intelligence sectors of Russia, Iran, and North Korea. Second, it allows US president to impose sanctions on an individual. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इट वॉज इनेक्टेड इन 2017, ये करेक्ट है कि सैंक्शंस लगाए जाते हैं उन कंट्री के खिलाफ जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर, बट ओनली ऑफ रशिया। ये दोनों कंट्रीज के साथ अगर आप कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए ये एक्ट नहीं बनाया गया है, इट वॉज मेंट ओनली फॉर रशिया। ये तीन कंट्री जो है उसको प्राइमरली 2017 में इस एक्ट के अंदर ऐड किया गया था। रिसेंटली ये इस वजह से न्यूज में, बिकॉज टर्की के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाया है, बिकॉज इट हैज डेल्ट विथ रशिया फॉर इट्स S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। अगर कोई इंडिविजुअल भी इस टाइप के ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो उस इंडिविजुअल के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, उसकी अथॉरिटी यूएस के प्रेसिडेंट के पास है। सो द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। सो ये जो अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जिसके अंदर काफी सारी बातें की गई है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो टर्की एंड ग्रीस को लेके विवाद चल रहा था वो भी इस आर्टिकल में दिया गया है। Question number 6. Which of the following statement is or are correct about child undernutrition in India? First, there has been some progress in providing children adequate diet. Second, according to National Family Health Survey, consumption of protein-rich food and fruit and vegetables has been very low. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा है कि चिल्ड्रन को जो एडिक्वेट जो जरूरी डाइट है वो मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, उसके अंदर प्रोग्रेस है। दूसरे स्टेटमेंट में ये लिखा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो प्रोटीन रिच फूड मिलने चाहिए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलने चाहिए, वो काफी कम है। तो मतलब कि दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। ये जो कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था यहां से आपको आंसर मिलेगा। रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पब्लिश हुआ है उसके अंदर ये लिखा है, although 17 out of 22 states and union territories did experience a decline, percentage of children not meeting the dietary adequacy norms increased in 5 states and union territories. दूसरा इसमें यह भी लिखा है, in every state more than 75% of children do not receive minimum adequate diet. तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ राउंड का जो रिजल्ट है वो भी दिया गया है जिसके अंदर ये पर्टिकुलर्स दिए गए हैं कि प्रोटीन रिच फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं मिलते। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जिसके अंदर ये जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का इश्यू है उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं और उस सिचुएशन को एनालाइज किया गया है। इस टाइप के फैक्ट जो है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statement is or are correct about anemia? First, it is a condition in which the number of white blood cells
reduce and a person's immune system's efficiency is affected. Second, iron deficiency is the most common cause of anemia. And third, pregnant women and children are particularly vulnerable to this. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज एनीमिया का मतलब क्या होता है कि या तो उस पर्सन के रेड ब्लड सेल्स कम हुए हैं या तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हुई है और उसकी वजह से जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती. तो ये एक रीजन है एनीमिया होने का. उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी जो है वो सबसे बड़ा कॉज होता है. उसके अलावा भी विटामिन B12, विटामिन ए, फॉलेट और इन सब एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ एनीमिया. और प्रेग्नेंट वुमन एंड चिल्ड्रन जो है दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दिस. सो द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड. इसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर एनीमिया से जो रिलेटेड फैक्ट आए हैं वो भी अप्रूविंग नहीं है. तो ये फैक्ट जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कौन से मिशन है. फॉर एग्जांपल पोषण अभियान है, एनीमिया मुक्त भारत है. तो ये सब चीजों के रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं मिले, ये भी यहाँ पे कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया. फर्स्ट, क्वालिटी एंड वेस्ट जनरेटेड इन इंडियन सिटीज. सेकेंड, higher moisture and soil content in the waste. And third, power tariffs. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. ये तीनों रीजंस रिस्पॉन्सिबल है. दे आर चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया. मतलब कि ऐसे पावर प्लांट जो वेस्ट में से एनर्जी जनरेट करते हैं. तो सबसे पहले तो ये जो कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था, रिसेंटली कर्नाटका के अंदर ऐसा एक नया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया था. उसके काफी सारे एडवांटेज भी है और चैलेंजेस भी है. तो यहाँ पे एडवांटेज भी लिखे हैं और चैलेंजेस भी दिए गए हैं. यहीं पे ये लिखा है कि इंडियन सिटीज के अंदर जो क्वालिटी एंड नेचर ऑफ वेस्ट है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर एंड सॉइल कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है. तो उसके लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि द प्लांट रिक्वायर फाइन इनऑर्गेनिक मटेरियल विथ लेस देन 5% मॉइस्चर एंड लेस देन 5% सिल्ट एंड सॉइल कंटेंट्स. मतलब कि किसी भी वेस्ट के अंदर ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर 5% से कम मॉइस्चर होना चाहिए और 5% से कम सिल्ट एंड सॉइल कंटेंट होने चाहिए. इंडियन सिटीज की बात करें तो ये 15 से 20% होता है. अब जैसे ही इसके अंदर ये मॉइस्चर एंड सॉइल कंटेंट इंक्रीज होगा तो उस वेस्ट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम होगी. मतलब कि द टाइम इट कंज्यूम्स टू बर्न, अगर उसको जलने में ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से जो एनर्जी जनरेट होगी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी. तो ये पावर टैरिफ्स यहां पे दिए गए हैं कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी कंपैरिजन में ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसकी कीमत 3 से 4 रुपए पर यूनिट ज्यादा होती है. तो ये एक पावर टैरिफ का कंसर्न जो है वो भी इसी वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दे ऑल ऑफ देम थ्री आर challenges being faced by the waste to energy plants. So the answer is D, 1, 2 and 3. Question number 9, which of the following statement is or are correct? First, the writ of habeas corpus literally means to have the body of. Second, only the parliament is eligible to decide whether the constitutional breakdown has happened in a state or not. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, 1 ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. रीट जो है टोटल 5 है, उसमें से पहली है हैबियस कॉर्पस. इसका मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना, उसके लिए कोर्ट जो है जनरली हैबियस कॉर्पस की रीट
इश्यू करती है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट, तो उसका डिसीजन कौन लेता है? अब ये कंसेप्ट जो है वो आर्टिकल 356 में है। इट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल किसके कहने पे लगता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लगता है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो इस नजरिए से अगर आप इस स्टेटमेंट को देखने जाए तो ये गलत होगा। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। तो इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, सेकंड इज इनकरेक्ट। ये आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे है। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड वहां की जो जुडिशरी है उसके बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस पर्टिकुलर केस में हैबियस कॉर्पस को लेके ये इश्यू हुआ था, और ये यहाँ पे आर्टिकल 356 भी मेंशन किया गया है। जुडिशरी हैज नो रोल इन डिसाइडिंग वेदर देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट नेसेसिटेटिंग प्रेसिडेंट्स रूल। दिस पावर इज वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कई बार, ये रिसेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली ये देखने को मिलता है कि जुडिशियल ओवररीच के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक सेपरेट टॉपिक जो है मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट श्री गुरु तेग बहादुर? फर्स्ट, he was ninth guru of Sikhism, and second, he was killed for refusing to accept the authority of Mughal emperor। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। गुरु तेग बहादुर जो है वो सिखिज्म के 9th गुरु थे। अब वो जो है वो काफी पॉपुलर थे, उन्होंने काफी अच्छे काम किए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, मुगल एम्पेरर को उनके साथ दुश्मनी हुई। उन्होंने उनको ये मुगल एम्पेरर की अथॉरिटी एक्सेप्ट करने को कहा, बट ही रिफ्यूजिंग टू डू सो, और इसकी वजह से जब उनको मुगल एम्पेरर के दरबार में इनवाइट किया गया, एंड ही वॉज beheaded बाय द मुगल एम्पेरर औरंगजेब। So the answer is C, both 1 and 2. So the Punjab government has paid condolence to the martyrdom day of श्री गुरु तेग बहादुर जी। ओके, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।